Ignited Minds Tutorials has recently released a series of educational videos focusing on the topic of Is Matter Around Us Pure for Class 9 CBSE students studying science. This series aims to provide a comprehensive explanation of the topic, covering various aspects such as the classification of matter, types of mixtures, and separation techniques. The tutorials also delve into the concept of pure substances, impurities, and the methods of purification. With the use of clear and engaging visuals, the videos aim to enhance the understanding of students and help them grasp the essential concepts related to the purity of matter. By breaking down complex ideas into simple, more digestible nuggets of information. Ignited Minds Tutorials hopes to ignite a passion for learning and encourage critical thinking among students. The series serves as a valuable resource for both classroom learning and self-study, aiding students in their academic journey. With these educational materials, the aim is to empower students to excel in their understanding of the topic and achieve academic success. ये चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर में अपन देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स मतलब मिक्सचर में से कैसे हम बाय फिजिकल मेथड्स सेपरेशन कर सकते हैं। अरे यार एक मिनट, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, तो फिजिकल मेथड से सेपरेशन ऑफ मिक्सचर करें। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी। अलग अलग भाई साहब प्रॉपर्टीज होती हैं सच एज डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, साइज ऑफ पार्टिकल्स, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, बॉइलिंग पॉइंट्स। इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम मिक्सचर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, सो ऐसा फिजिकल मेथड्स है। ठीक है, ओके लेट्स से तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर डिफरेंस हो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तो वी कैन सेपरेट देम फ्रॉम अ मिक्सचर। और इस टाइप के सेपरेशन को अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल सेपरेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज फिजिकल सेपरेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ difference in the physical properties of constituents in a mixture we can basically separate the constituents in a mixture। ठीक है, ओके तो जैसे समझ लो भाई साहब ये सारे मिक्सचर्स हैं, कहीं पे हम भाई साहब ऐसे फिल्ट्रेशन से कर रहे हैं, कैसे कहीं पे हम ऐसे छाननी करके कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे हम भाई साहब इस तरह से पिकअप कर सकते हैं ना, ब्लू को, येलो को और वाइट को सेपरेट आउट कर रहे हैं, हैंड पिकिंग मेथड इसको बोलते हैं। कहीं पे हम सॉल्युबिलिटी में एक भाई साहब नीचे जम जाता है, एक ऊपर ही तैरता रहता है, तो इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। कहीं पे हम मैग्नेट यूज करके कर सकते हैं। ऑल दीज आर फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ मिक्सचर। सो विल सी वन बाय वन फिजिकल प्रोसेसेस यूज्ड फॉर टू सेपरेट मिक्सचर्स। तो एक प्रोसेस है आपके फिल्ट्रेशन का, छन्नी। ठीक है, जैसे जब आप चाय बनाते हैं तो उसमें दूध, चीनी, चाय पत्ती ये सब मिक्स करते हैं, लेकिन क्या चाय पत्ती के साथ आप चाय पीते हैं? नहीं। तो चाय पत्ती डिजोल्व होता है, लेकिन उसका जो वो रह जाता है उसको अपन को नहीं पीना है, तो अपन क्या करते हैं? छांकते हैं ना, है ना, चाय को छांकते हैं और वो चाय पत्ती वहाँ पे रह जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं? फिल्टरेशन। यहाँ पे अपने चाय की पत्तियों को जो ऑलरेडी डिजोल्व हो चुकी है उसको यूज़ करना है, बाकी वो जो काले काले चाय के पत्ती रह जाते हैं वापस उनको यूज़ नहीं करना है। तो उनको हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। ठीक है, तो फिल्टरेशन के प्रोसेस। दूसरा क्या होता है आपका? सब्लिमेशन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अगर हीट करते हो तो डायरेक्टली वो सॉलिड से गैसियस फॉर्मेट में आ जाते हैं। सबलाइम सॉलिड्स के एग्जांपल क्या क्या हैं? कपूर, कैम्फर हो गया, नैप्थलीन बॉल्स हो गए, एंथ्रासीन हो गया, देन व्हाट, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया। ऑल दीज आर बेसिकली सबलाइम सॉलिड्स। ठीक है, सब्लिमेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन दूध से मक्खन बनते देखा है किसी ने? तो एक ऐसा मतलब गांव खेड़े में करते हैं, दूध से मक्खन बनाने के लिए एक ऐसे एक वो रहता है और उसको कंटिन्यूसली ऐसे करते रहते हैं। तो इससे होता क्या है? वो चिटकता है, ऐसे दूध के पार्टिकल जैसे चिटकते रहते हैं और चिटकते फाइनली मक्खन बन जाते हैं। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को हम क्या कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन से। जैसे आपके वॉशिंग मशीन में भी सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस चलता है। आप अगर हाथ से कपड़ा धो रहे हैं उसको पटकना पड़ेगा, थोपना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको वॉशिंग मशीन में जब डालते हैं तो वो घूम रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? आपके कपड़ों में जो गंदगी है वो जल्दी डिजोल्व हो रहा है। दैट इज बेसिकली अगेन अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इवेपोरेशन। जैसे आपका सॉल्ट जो बनता है वो इवेपोरेशन से बनता है। वाटर इवेपोरेट कर गया, जो रह गया वो है सॉल्ट। ठीक है, व्हाटएवर इज लेफ्ट बिहाइंड इज बेसिकली सॉल्ट।
क्रिस्टलाइजेशन, जैसे शुगर जो बनता है वो गन्ने के जूस के क्रिस्टलाइजेशन से बनता है। मतलब आपने अगर ठंडा कर दिया तो जैसे जैसे आप ठंडा करते जाएंगे वैसे वैसे क्रिस्टल्स नीचे गिरते जाएंगे। आपने देखा कि भाई साहब अगर आपने किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया है और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर को गिरा रहे हैं तो सॉलिबिलिटी घटेगी। तो जैसे आपने ये शुगर केन जूस के टेम्परेचर को अगर आप कम करते जाएंगे तो उसमें से शुगर के क्रिस्टल सेपरेट आउट होते जाएंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। फिर क्रोमेटोग्राफी होती है, इसको अपन पढ़ेंगे क्या है। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक ऐसा मीन्स ऑफ सेपरेशन है जिसमें ये बहुत कम यूज होता है, खैर, ठीक है, ओके। डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन जैसे आप बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, तो इसमें करते हैं क्या है कि हम एक चीज को हीट करते हैं, वो वेपराइज हो जाता है, उसको कूल डाउन करते हैं, फिर हमको प्योर लिक्विड मिल जाता है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपका जो पेट्रोलियम है या डीजल है ये कहाँ से आता है, क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। जो कच्चा तेल होता है जो सऊदी कंट्रीज में मिलता है उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको मिलता है ये डीजल पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है। सेपरेटिंग फनेल, मैग्नेट, ये सब तमाम चीजें हैं। सॉल्वेंट्स, ठीक है। सो लुक वन ऑफ देम, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अगर दोनों भी क्या है, सॉलिड है, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। यूजिंग अ मैग्नेट, अगर समझ लो भाई साहब उसमें आयरन है या कोबाल्ट है या निकल है जो मैग्नेटिक में, तो एक मैग्नेट को सामने लाएंगे तो फटाक से वो सब पकड़ लेगा। जो बहुत बड़े ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम डंपिंग करते हैं, समझ लो सारा कचरा जहाँ पे फेंकते हैं, उस डंपिंग की जगहों पे अगर आपको आयरन को निकालना है तो आप क्या लेगा, एक जेसीबी लेके जाते हैं, जेसीबी से एक बड़ा सा मैग्नेट से हैंग करते हैं, उस कचरे में से जितना भी आयरन होगा वो चिपक जाएगा जाकर उसमें, और उस आयरन को आप सेपरेट आउट करके फर्नीचर वगैरह जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं पिघला के, ठीक है। सो यूजिंग अ मैग्नेट, यूजिंग प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ये सारे तमाम चीजें हैं जिसको अपन पढ़ेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए भाई साहब। द सॉलिड सब्सटेंसेस, ठीक है, अगर कोई सॉलिड सब्सटेंसेस है, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ मैग्नेट, so using a magnet, using the process of sublimation, using a suitable solvent and crystallization, these are basically processes by which you can separate solid substances. Solid substances can be separated by all these processes, using a magnet, using the process of sublimation, using a suitable solvent and obviously using crystallization, ठीक है। So all these processes से आप solid substances को separate कर सकते हैं। All these processes, solid substances can be separated by using the following methods: using a magnet, using process of sublimation, using a suitable solvent and crystallization, ठीक है। तो using a magnet देखते हैं, ठीक है। आयरन इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, तो आयरन भाई साहब मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेपरेट आयरन फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। तो एक मिक्सचर में बहुत सारी चीजें हैं, आयरन को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय मैग्नेट, बाय यूजिंग अ मैग्नेट। किस चीज को आप आयरन को बेसिकली एक पूरा मिक्सचर है, उसमें से आयरन को सेपरेट करने का तरीका क्या है, उस मिक्सचर के सामने आप मैग्नेट को लाएं तो मैग्नेट आयरन को खींचेगा और सेपरेट आउट कर देगा, ठीक है। इट विल बेसिकली सेपरेट इट आउट। सो लेट्स से यहाँ पे भाई साहब एक मिक्सचर है, ठीक है, सल्फर पाउडर है, ये सल्फर पाउडर है भाई साहब, और क्या है भाई साहब आपके आयरन नेल्स। इसमें से आप कैसे आयरन नेल्स को सेपरेट करेंगे, एक मैग्नेट अगर आप लाते हैं तो उसमें आयरन चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, तो आयरन को अगर आपको किसी मिक्सचर से सेपरेट आउट करना है बस जस्ट सिंपली यूजिंग मैग्नेट यू कैन सेपरेट आयरन फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है, ओके। यूजेस टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, ठीक है, मैग्नेट के यूजेस भाई साहब। सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन फ्रॉम अदर वेस्ट मटेरियल्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो अगर आपको भाई साहब स्क्रैप, भंगार का जो आयरन होता है, भंगार वाले जो लेकर जाते हैं वो डंप कर देते हैं एक जगह पे, उस जगह से आप आयरन को कैसे पुल आउट कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन फ्रॉम अदर वेस्ट मटेरियल्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए आप स्क्रैप आयरन को वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, मैग्नेट्स को इसके लिए फॉर रिमूवल ऑफ आयरन और स्टील फ्रॉम अ पर्सन। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मेरे एक मामा थे और वो
आयरन एंड स्टील कंपनी में काम करते थे, तो मतलब वहाँ पे बहुत हॉट आयरन जैसे निकलता है, तो उनके आंखों के अंदर एक आयरन का पार्टिकल बहुत छोटा सा चला गया था, अभी इसको निकाल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जो सर्जरी हुई थी उनकी, वो सर्जरी मतलब आंखों का ऑपरेशन कैसे हुआ था, एक बहुत छोटे से मैग्नेट को उसके पास लाया गया, तो धीरे 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 वो आयरन का पार्टिकल जाकर उससे चिपक गया, ठीक है। तो कभी कभी हमारे आंखों में आयरन या स्टील अगर चला जाए तो पूरे आंख के ऑपरेशन करने से अच्छा है कि हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को आंखों के सामने लाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, तो उसके पावर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेट में जाकर चिपक जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो फॉर रिमूवल ऑफ आयरन और स्टील फ्रॉम अ पर्सनस आई, डॉक्टर्स बेसिकली यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ऐसा स्टील प्लांट्स में या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पेशेंट के या जो भी इंसान है उसके आंखों के अंदर आयरन पार्टिकल्स चले गए हो, अभी उनको निकालना, वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उनको निकालना लगभग असंभव है, देखना ही असंभव है, तो मतलब उसको लिए हम मैग्नेट्स यूज करते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए जरा फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। जल्दी करना, जल्दी 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 फटाफट। ठीक है, डन, ओके। सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। अभी हम आते हैं चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड। तो सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो क्या है, चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। तो समझ लो ये कोई सॉलिड है, इस सॉलिड को अपन हीट कर रहे हैं, इस सॉलिड को अपन हीट कर रहे हैं और वो क्या बना रहा है, वेपर, ठीक है। इस वेपर को अपन कूल कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, सॉलिड। सॉलिड को हीट करने से वेपर बनना और वेपर को कूल करने से सॉलिड बनना, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। सॉलिड के हीट करने से वेपर का बनना और वेपर के कूल करने से सॉलिड का बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। सबलाइम सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं भाई साहब, सबलाइम सॉलिड्स अगर अपन देखेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपका कैम्फर एक सबलाइम सॉलिड है, कैम्फर इज बेसिकली अ सबलाइम सॉलिड जिसको कपूर बोलते हैं हम। और क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट एल्स, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन इज अ सबलाइम सॉलिड। व्हाट एल्स, ये सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको सबलाइम, ये आपके कैम्फर हो गया, एंथ्रासीन हो गया, और क्या हो गया बोलो, कैम्फर, एंथ्रासीन, देन नैप्थलीन, नैप्थलीन बॉल्स हो गए भाई साहब आपके, और हो गया भाई साहब अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और बोलो भाई साहब आयोडीन, ठीक है। और है आपका एक ड्राई आइस, ड्राई आइस, ठीक है। कैम्फर, एंथ्रासीन, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ड्राई आइस, इन सब में भाई साहब ऐसा सब्लिमेशन होता है, ठीक है। तो सॉलिड को हीट करने से वेपर का बनना और वेपर का कूल होने से सॉलिड बनना, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर, ठीक है। तो ये जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है, इससे क्या होता है भाई साहब, यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर से सेपरेट करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस, ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस क्या क्या हो गए भाई साहब आपके,
अमोनियम क्लोराइड है, देखो एंथ्रासीन, कैम्फर, आयोडीन, ड्राई आइस, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको अपन ड्राई आइस बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सबलाइम सब्सटेंस। लिख चुके हो ना भाई साहब, लिखा है ना मैंने अभी, नहीं लिखे देखो, ठीक है। ओके, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन कॉमन सॉल्ट। तो लेट्स से आपने एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर में आपका अमोनियम क्लोराइड है और कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट, ये चाइना डिश है, इस पे भाई साहब आपने हीटिंग किया, ठीक है। तो आप देखोगे जब आप हीट करते हो ना, और यहाँ पे आपने एक क्या डाल दिया, कॉटन प्लग, ताकि ये चीजें बाहर ना जा पाए, जो भी वेपर है वो बाहर ना जा पाए, इसलिए आपने क्या रख दिया यहाँ पे, कॉटन प्लग, मतलब कॉटन डाल दिया है आपने यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग इट, व्हाट हैपेंस टू प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड वेपर्स। आपने अभी पढ़ा कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड इज बेसिकली अ सबलाइम सब्सटेंस। रहने दे। अमोनियम क्लोराइड क्या है आपका, एक सबलाइम सब्सटेंस है, ठीक है। सो टू प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड वेपर्स फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। तलवारबाजी करते हो क्या भाई साहब, हाँ, तो ये एक बॉटल नहीं संभाला जा रहा है। टू प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड वेपर्स फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, व्हाट वी हैव डन इज, एक आपने इन्वर्टेड फेनल ले लिया है और ये मिक्सचर है किसका, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। अभी इसको आपने भाई साहब हीट करना चालू किया। जैसे ही आप हीट करना चालू करेंगे, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड भाई साहब क्या है, एक सबलाइम सब्सटेंस है, तो वो ना यहाँ पे जमा होने लगेगा, जो कूलर पार्ट्स में, ये वेपर बनेगा और ये वेपर होकर यहाँ पे जमा होने लगेगा, देखो, ठीक है, क्योंकि ये कूलर पार्ट्स है। अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट्स, ठीक है, ऑन द इनर साइड्स ऑफ द फनल। तो फनल के देखो ऐसे इनर साइड्स में कूलर पार्ट्स हैं ये, इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेट एंड कैन बी रिमूव। तो ये हीट हुआ तो वेपर बना, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर तो रास्ता बंद है। ये वाला जो फनल है ये कूलर पार्ट्स है, यहाँ पे इतना ज्यादा हीट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से वो क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो पहले अमोनियम क्लोराइड क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बना सॉलिड से गैस, फिर कूलर पार्ट्स में क्या बना, गैस से सॉलिड। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिस इज बेसिकली अमोनियम क्लोराइड विच इज गेटिंग डिपॉजिटेड हियर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो आपने क्या किया था, सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का एक मिक्सचर लिया था, जिसको आपने किया है हीट, जिसको हीट करने के चलते क्या हुआ भाई साहब, वेपर्स बना, और ये वेपर्स कहाँ पे कलेक्ट हो गया, यहाँ पे। सो अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट्स ऑन द इनर साइड्स ऑफ द फनल इन द फॉर्म ऑफ अ सब्लिमेट एंड कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। सो कॉमन सॉल्ट रिमेन्स बिहाइंड, कॉमन सॉल्ट आपका बाकी रह जाता है, ठीक है। ओके, यूजेस क्या क्या है भाई साहब अमोनियम क्लोराइड के। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। नॉन वोलेटाइल मतलब जिनका वेपर ना बने, लाइक कॉमन सॉल्ट, ठीक है, सैंड, आयरन फिलिंग्स, चॉक एक्सेट्रा बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जितने भी सबलाइम सॉलिड्स होंगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ठीक है, iodine, camphor, naphthalene, they can be separated from non-volatile substances like common salt, iron fillings, chalk, etc. by the process of sublimation. Sublimation के process से आप इसको separate कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, डन, ओके। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस लाइक कॉमन सॉल्ट, सैंड, आयरन फिलिंग्स, चॉक एक्सेट्रा बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब सेपरेशन बाय अ सूटेबल सॉल्वेंट। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अभी भाई साहब अगर सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है, जैसे सैंड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अपन सैंड और सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। कैसे, देखो, एक सैंड और सॉल्ट है, इसका मिक्सचर है, इसको आपने पानी में घोल दिया। सैंड पानी में नहीं घुलेगा, तो सैंड क्या होगा भाई साहब, नीचे जमने लगेगा। सॉल्ट वाटर में घुल जाएगा,
समझ में आ रहा है? तो अभी आप क्या करोगे भाई साहब, इसको ऐसे सेपरेट कर लो, सैंड जो है नीचे जमा रहेगा उसको सेपरेट आउट कर दो, ठीक है। सो सेपरेशन बाय अ सूटेबल सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे सॉल्ट क्या है, सोल्यूबल इन वाटर है, वेयर सैंड इज इनसोल्यूबल इन वाटर। सॉल्ट, बड़ी हंसी आ रही है, सॉल्ट आपका सोल्यूबल है वाटर में और सैंड आपका क्या है, इनसोल्यूबल है। दिस डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सैंड एंड सॉल्ट इन वाटर इज यूज्ड टू सेपरेट देम, ठीक है। तो इनमें सॉल्युबिलिटी की डिफरेंस है, एक पानी में घुल रहा है, दूसरा पानी में घुल नहीं रहा है। जो पानी में घुल रहा है वो है सॉल्ट और जो पानी में नहीं घुल रहा है वो है सैंड। तो इस तरह से अपन सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स से हमने भाई साहब यहाँ पे वाटर लिया, ठीक है। ये वाटर की बॉटल को बार बार फेंकना मत, ये एक्सपेरिमेंट वाला है, ठीक है। तो ये वाटर लिया, इसमें भाई साहब अपन ने क्या डाला, सॉल्ट, ठीक है। यू आर बेसिकली मिक्स्ड सॉल्ट, तो आपने सॉल्ट डाल दिया और ये भाई साहब घुल जाएगा, ठीक है। और फिर सैंड डाला, तो यहाँ पे सैंड डाला। अभी ये इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, स्टर करोगे अगर, तो आपने स्टर किया तो आपका सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, बिकॉज सैंड इज इनसोल्यूबल इन वाटर। तो इनसोल्यूबल चीज़ें क्या होती हैं भाई साहब, नीचे जमने लगती हैं, तो सैंड नीचे डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। तो सैंड विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग। अभी आप इसको फिल्टर कर लो, फिल्टर लो मतलब इसको एक फनल में लो, ऐसे एक फनल लेगा और उसमें फिल्टर पेपर डालो, तो आपके फिल्टरेशन से भाई साहब रेसिड्यू जो बचा कुचा सैंड है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। और यहाँ पे फिल्टरेट में क्या आ जाएगा, सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। देखो आपने अगर इसको ऐसा एक फनल लिया, ठीक है, ऐसा एक फनल लिया जिसमें भाई साहब आपका क्या है, फिल्टर पेपर लगा हुआ है, और इस पानी को आप उसमें डाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या कलेक्ट हो जाएगा, सैंड, और यहाँ पे जो आपको मिलेगा दैट विल बी बेसिकली सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं भाई साहब फिल्टरेट, दिस इज नोन एज फिल्टरेट। और ये हो गया आपका रेसिड्यू, ठीक है, दिस इज बेसिकली रेसिड्यू। ये आपका हो गया फिल्टरेट विच इज सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। फिल्टरेट इज सॉल्ट सोल्यूशन। इस फिल्टरेट को अगर आप हीट करोगे तो वाटर वेपर बन के उठ जाएगा और सॉल्ट रह जाएगा, ठीक है। तो इसको इवेपोरेट कर दो, वन यू इवेपोरेट इट यू गेट सॉल्ट, ठीक है। इसको इवेपोरेट कर दो, तो आपने इस तरह से क्या किया, पहले सैंड और सॉल्ट दोनों को किस में, वाटर में डाला। वाटर में डालने के बाद क्या किया आपने भाई साहब, उसका फिल्टरेशन किया। फिल्टरेशन में रेसिड्यू में क्या आ गया, सैंड, और फिल्टरेट में क्या आ गया, सॉल्ट सोल्यूशन। इस सॉल्ट सोल्यूशन का आपने इवेपोरेशन कर दिया, वाटर उड़ गया, तो क्या बचा, सॉल्ट। इस तरह से आपने सैंड और सॉल्ट को भाई साहब सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है, क्लियर है, ओके। ओके, इसका यूजेस भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, देखो अपन पढ़ रहे थे जो, ठीक है, सेपरेशन ऑफ कार्बन एंड सल्फर। तो कार्बन एंड सल्फर बोथ आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अभी यहाँ पे हम किस में डिसॉल्व करेंगे, जिसमें सॉल्वेंट यूज इज कार्बन डाइसल्फाइड। ये जो कार्बन है ये भाई साहब कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाएगा, लिख लीजिए इसको। अगर आप सॉल्ट एंड सैंड यूज कर रहे हैं तो आप सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे, वाटर, है ना भाई साहब। अगर आप सॉल्ट एंड सैंड यूज कर रहे हैं तो सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे, सॉल्वेंट दैट यू आर यूजिंग इज वाटर। अगर आप भाई साहब कार्बन कार्बन एंड सल्फर यूज कर रहे हैं, कार्बन एंड सल्फर यूज कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट आप क्या यूज करेंगे भाई साहब, सॉल्वेंट इज कार्बन डाइसल्फाइड, ये यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है, कार्बन डाइसल्फाइड। सो बोथ आर इनसोल्यूबल इन वाटर, तो इसलिए हमको कोई दूसरा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, हर एक जगह वाटर नहीं यूज कर सकते, ठीक है, ओके। सो कार्बन प्लस सल्फर मिक्सचर इन कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, वेयर
क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन भाई साहब क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एक प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन अ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस टेक्निक विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो टू ऑब्टेन कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, तो आपने भाई साहब क्या किया, कॉपर सल्फेट को इसमें डिसॉल्व किया। टेक अबाउट 10 grams ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट एंड डिसॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बीकर टू मेक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो इसको भाई साहब हम कॉपर सल्फेट बना रहे हैं। ठीक है, ओके, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, फिल्टर द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। आपने फिल्टर कर लिया, आपको एक प्रॉपर, तो इसको अपन बोलते हैं फिल्टरेशन। ठीक है, हीट द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जेंटली टू इवेपोरेट द वाटर। तो आप इसको जेंटल हीटिंग करेंगे तो वाटर आपका इवेपोरेट हो जाएगा और आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब एक गाढ़ा सा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बहुत गाढ़ा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके, टेस्ट फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन, डिप अ ग्लास रॉड इन हॉट सोल्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, when small crystals on the glass rod the solution is saturated। तो आप बार बार इसमें एक ऐसा ग्लास रॉड डिप करते रहो, जब यहाँ पे क्रिस्टल आने लगे ना इस ग्लास रॉड में, तो उसका मतलब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। ठीक है, ओके, सो नाउ कूल डाउन स्लोली। अभी इसको जैसे आप कूल डाउन स्लोली करोगे तो आपको इस तरीके के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे ही आप कूल करते हो तो सॉलिबिलिटी घटती है और ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स सेपरेट आउट होने लगेंगे। तो आपने पहले क्या किया, कॉपर सल्फेट का पाउडर लिया, उसको पानी में डिसॉल्व किया, पानी में डिसॉल्व करने के बाद उसको हीट करते रहे टिल यू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। नाउ यू कूल डाउन दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन, सो दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन में से ये से क्रिस्टल्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट आर फॉर्म्ड, इंप्योरिटीज रिमेन बिहाइंड इन द सोल्यूशन। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्मेशन, तो आपको प्रॉपर कॉपर सल्फेट, सेपरेट द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम द सोल्यूशन बाय फिल्टरेशन एंड ड्राई। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके कॉपर सल्फेट सोल्यूशंस हो गए। ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हो गए। ठीक है, टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, तो आपने पहले क्या किया, ये एक इम्प्योर सैंपल था, इस इम्प्योर सैंपल को वाटर में डाला, घोला। ठीक है, इसको भाई साहब क्या किया, फिल्टर आउट किया, तो जो इम्प्योरिटीज थी वो बाहर रह गई। ठीक है, इसको पैसा फिर किया, जेंटल हीटिंग किया, जेंटल हीटिंग से आपका क्या हो गया भाई साहब, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना। ये सैचुरेटेड सोल्यूशन भाई साहब आपने इसको क्या किया भाई साहब, इसको हीट करते गए, इसको हीट करके आपकी ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। सैचुरेटेड सोल्यूशन को आपने क्या किया भाई साहब, इस तरह से कूल डाउन किया, तो कूल डाउन से ये क्रिस्टलाइजेशन बन गया। इसको आपने सेपरेट आउट किया तो ये आपके क्रिस्टल्स बन गए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक है, इसको जरा नोट कीजिए, मॉड्यूल 13 कल अपन इससे स्टार्ट करेंगे। सो बच्चा वाटी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, यहाँ पे फिल्टरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो फिल्टरेशन का प्रोसेस समझिए आप, फिल्टरेशन उन्हीं चीजों को कर सकते हैं जो सोल्यूबल नहीं है। समझ में आ रहा है, जैसे अगर आपने एक ग्लास पानी लिया और उसमें शक्कर डिसॉल्व किया और उसको भाई साहब आप फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टरेशन मतलब क्या होता है, देखो फिल्टरेशन मतलब, अरे बच्चा पार्टी, फिल्टरेशन मतलब क्या होता है, ये एक फनेल लिया आपने, इस पे भाई साहब आपने डाला फिल्टर पेपर। ठीक है, शक्कर को अगर आपने पानी में डिसॉल्व किया है, शुगर एंड वाटर, इसको अगर आप फिल्टर करने की कोशिश करोगे तो शुगर सेपरेट आउट नहीं होगा। अगर सॉल्ट एंड वाटर का भी आपने सोल्यूशन लिया है तो भी इसको फिल्टर करने की कोशिश करोगे तो भी ये सेपरेट आउट नहीं होगा। हाँ, अगर आपने मड एंड वाटर लिया है, ठीक है, मड प्लस वाटर लिया है तो ये सेपरेट आउट होगा। तो इसका मतलब अगर हम फिल्टरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो जो सोल्यूशन है, जो सॉलिड है, वो सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होना चाहिए। ठीक है, इनसोल्यूबल, अगर वो सोल्यूबल हुआ तो आप फिल्टरेशन प्रोसेसेस को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अ सॉलिड विच इज सोल्यूबल इन अ सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। ठीक है, अ सॉलिड विच इज soluble in a solvent cannot be separated by filtration। ठीक है, cannot be separated by filtration। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, क्लियर है। अभी जैसे समझो वाटर है, कल हमने देखो एग्जांपल देखा, अभी जैसे समझो वाटर है भाई साहब। ठीक है, वाटर में आपने सैंड को और शुगर को दोनों को डिसॉल्व किया है, तो कैसे सेपरेट आउट करोगे इसको? तो वाटर, नींद आ रही है इसको। ठीक है, वाटर और शुगर क्या बन जाएगा भाई साहब, एक सोल्यूशन बन जाएगा। फिल्टर पेपर से इसको जैसे ही डालोगे
तो यहाँ पे इस फिल्टर पेपर में क्या जमा हो जाएगा, सैंड जमा हो जाएगा, और ये आपका वाटर और शुगर सोल्यूशन हो जाएगा। इसको इवेपोरेट कर दो, वाटर उड़ जाएगा और शुगर बच जाएगा। इस तरह से अपन सेपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे कल अपन ने देखा कि भाई साहब कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड है, इसमें आप भाई साहब क्या डिसॉल्व कर रहे हो, कार्बन और सल्फर, ठीक है। तो कार्बन भाई साहब कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व नहीं होगा, सल्फर इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अगेन आप इसको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हो, कार्बन को फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है। सो अ solute or a solid which is not soluble in a solvent can be separated by the process of filtration, ठीक है। However, a solute or a solid which is soluble in a solvent cannot be separated by the process of filtration. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, चलिए, separation of a mixture of a solid and a liquid. All the mixtures containing a solid and a liquid are separated by one of the following processes. क्या क्या प्रोसेसेस है भाई साहब, एक फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, ये कल पढ़ चुके थे अपन, है ना। ओके, तो चलिए पहले हम बात करते हैं भाई साहब फिल्ट्रेशन की। इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होगा भाई साहब, जो सॉलिड है या जो सल्यूट है, सॉलिड और सल्यूट इज इनसल्यूबल, सॉलिड और सल्यूट इज इनसल्यूबल इन सॉल्वेंट। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। The solid or the solute is insoluble in the solvent. That is the reason it is known as a heterogeneous mixture. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आप किस में यूज करेंगे, टू सेपरेट अ solute and a solvent which are not mixing with each other. जहां पे solute भाई साहब सॉल्वेंट में soluble ही नहीं है, ठीक है, insoluble. Heterogeneous mixture of a solid and a liquid using a filter paper. फटाक से लिख लीजिए भाई साहब, फिल्ट्रेशन क्या होता है। What is a filtration? Filtration is a process which is used for separation of heterogeneous mixtures. Filtration is a process of separation of heterogeneous mixtures. Done, ठीक है। Filtration is used for separation of heterogeneous mixture of a solid and liquid using a filter paper. Okay, तो let us separate mud and water mixture. तो mud जो है वो वाटर में soluble नहीं है, insoluble है। तो क्या आप उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन, तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया, एक फिल्टर पेपर ले लिया, एक फिल्टर पेपर का कोन लिया इसमें, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, ये एक बीकर यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, मड और वाटर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो रेसिड्यू में आपका क्या बचेगा, इनसॉल्यूबल सॉलिड, और इसको अपन बोल सकते हैं सल्यूट, इनसॉल्यूबल सॉलिड और इनसॉल्यूबल सल्यूट आपका बच जाएगा, ठीक है। ओके, तो इनसॉल्यूबल सॉलिड ऑब्टेन्ड ऑन फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू, ठीक है। ये हो गया आपका फिल्टरेट। क्लियर सोल्यूशन इज कॉल्ड फिल्टरेट, इसको अपन बोलेंगे फिल्टरेट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप जब फिल्टर पेपर पर डालते हैं, जो बचा रह जाता है वहां पे, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाँ, रेसिड्यू, और जो भाई साहब आपका नीचे आ गया उसको क्या बोलेंगे, फिल्टरेट। आपका एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल जो आप रोज करते हो वो क्या है, चाय की पत्ती भाई साहब रह जाती है, तो चाय की पत्ती जो रह गई वो क्या हो गया आपका, रेसिड्यू, और जो चाय नीचे आ गया वो क्या हो गया आपका, फिल्टरेट। क्लियर है, समझ में आ रही है। ओके, चलिए भाई साहब, यूजेस, डिफरेंट फिल्टर्स यूज्ड इन एवरीडे लाइफ आर वायर मेश। वायर मेश होता है, देखो आप कभी अपने घर में किचन का नाली देखा है आपने, किचन का सिंक देखा है ना भाई साहब, उसमें देखो कैसा रहता है, ऐसे वायर मेश रहता है, ठीक है। क्यों, ताकि उसमें सब्जी वगैरह के छिलके ना जाए, क्योंकि वे अगर चले गए तो नाली में चोकअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो वायर मेश रहता है, सिर्फ पानी को ही जाने देगा, वो इन सब चीज़ों को जाने नहीं देगा। वायर मेश कैसा होता है पता है, ये एक वायर, उसके ऊपर ऐसे एक वायर, उसके ऊपर एक ऐसे एक वायर, इसको अपन बोलते हैं वायर मेश, ठीक है। सो ये एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। जैसे छन्नी जो होती है, आपने छन्नी को देखा जो जिससे आप चाय छांकते हैं, वो भी तो एक वायर मेश ही है। ऐसा एक नेट रहेगा,
उसके ऊपर एक ऐसा नेट रहेगा, उसके ऊपर एक ऐसा नेट रहेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, वायर मेश। सो इट विल बेसिकली होल्ड द सल्यूट इनसोल्यूबल पार्टिकल्स, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ द इनसोल्यूबल पार्टिकल्स ऑफ द सल्यूट और द रेसिड्यू टू पास थ्रू देम, ठीक है। दैट इज नोन एज अ वायर मेश। पीस ऑफ कॉटन, कॉटन भी आपका एक पीस है जिससे आपका फिल्टर हो जाता है। तो अगर आपने समझ लो यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका फनेल रखा है आपने, अगर आपने यहाँ पे रुई डाल दी और इसमें कोई लिक्विड डाल रहे हैं, तो रुई में वो जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स है वो फंस जाएंगे और लिक्विड आ जाएगा। फिल्टर पेपर की जगह पे आपने रुई डाल दिया तो। पीस ऑफ कॉटन और मुस्लिन क्लॉथ, मुस्लिन क्लॉथ मतलब ये इस टाइप का क्लॉथ होता है, देखो ये मुस्लिन क्लॉथ होता है भाई साहब, ठीक है, जिससे आप साफ सफाई करते हैं। ये साफ सफाई जब आप करते हैं तो क्या करते हैं भाई साहब, ऐसे अपने कॉलिन स्प्रे किया और इसको साफ कर रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, देखो जैसे आपने, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक मुस्लिम क्लॉथ है और ये एक कॉलिन स्प्रे। मैं जब इसको साफ कर रहा हूँ तो मैं इसको स्प्रे करूंगा इस पे और इससे इसको साफ करूंगा। तो होता क्या है, जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया तो उस ये आपका लिक्विड गया इसके ऊपर, और ये जो मड है इसमें इनसोल्यूबल है, तो वो क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रेसिपिटेट होने लगेगा। जैसे मुस्लिम क्लॉथ इस पे आया तो इस पे चपड़ जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। तो दैट इज बेसिकली मुस्लिम क्लॉथ। ये सारी चीजें देखो, वायर मेश, छन्नी हो गई भाई साहब, चाय छानते हैं, है ना, ठीक है। द यूज्ड टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी, तो यहाँ पे आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप भाई साहब देखो यहाँ पे एक्वागार्ड जो होता है आपका, वो भी तो इस टाइप का ही होता है, इसके अंदर भी वायर मेश ही है। एक्वागार्ड में क्या होता है, वायर मेश रहता है, जिससे आपके जो होम फिल्टर्स हैं ये, अभी देखो जैसे बारिश का मौसम आने वाला है, आप देखोगे लगभग जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होगा, लगभग 10-15 दिन जो आपके घर में पानी आएगा वो घुला हुआ होगा, काफ़ी सारा उसमें गंदगी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि पानी घुल जाता है। बारिश के मौसम में क्या होता है, बहुत ज़ोर से बारिश आती है, बहुत ज़ोर से पानी आता है, और सारे जगहों से पानी जो है आपके लेक्स में आता है, जिस लेक से आपको वाटर फिल्टर होकर जाता है, ठीक है। तो उसमें पानी में मड पार्टिकल्स होंगे आपके, इसके अंदर जो है एक वायर मेश होगा जो इन मड पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा, ठीक है, ओके। सेंट्रीफ्यूगेशन, अभी सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस समझते हैं। जैसे आप वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा डालते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि उसमें से मैल निकल जाता है, व्हाट हैपेंस। तो होता क्या है, आपने देखा रहेगा वॉशिंग मशीन ऐसे घूमता है ना, तो इस घूमने से क्यों साफ हो जाता है, इस घूमने से साफ इसलिए होता है क्योंकि बड़े फोर्स से इन पार्टिकल्स पे प्रेशर जाता है और ये पार्टिकल्स चिटक जाते हैं, ये पार्टिकल्स भाई साहब चिटक जाते हैं, ठीक है, ओके। सो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस, वैसे ही आपका देखो, अगर दूध से आप मक्खन निकाल रहे हैं, जो ट्रेडिशनल गांव की प्रोसेस है वो क्या है, दूध रहेगा ऐसा, उसमें भाई साहब एक ऐसा चीज होता है, देखो आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस, लेकिन इस तरीके का चीज होता है, देखो, है ना, ऐसा एक चीज रहता है गांव खेड़े में, इसको टर 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 ऐसा करते रहते हैं अपन पूरा दिन, ठीक है। ये हांडी होती है, इसमें भाई साहब इस दूध को अगर आप करते रहेंगे तो होगा क्या, जब आप ऐसा करते हैं तो मिल्क के पार्टिकल्स ऐसे चिटकते हैं यहाँ पे, ऐसे देखो मिल्क के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, चिटक रहे हैं, और चिटकते चिटकते क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई साहब इनका भाई साहब एक थिक लेयर सा बनने लगा, यही आपका बटर हो जाएगा। दिस विल, ये ऐसे ही मक्खन निकाला जाता है, ठीक है। पूरा दिन आप ऐसा करते रहेंगे भाई साहब, तो ये आपके मिल्क के पार्टिकल्स इसमें चिटकते रहेंगे। ये प्रोसेस जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। जैसे समझो आपने भाई साहब एक ऐसा बीकर लिया, यहां पे आपने एक बीकर लिया, ठीक है, ये एक बीकर है, ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें कुछ रहेगा, लेट्स से अभी अपन क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, जर्र से घुमाएंगे, तो जब ये घूमेगा तो ये बीकर ऑलमोस्ट ऐसा हो जाएगा, ये क्लोज्ड है, माल मसाला बाहर नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी ये भाई साहब ऐसे क्लोज है, घूम रहा है बहुत जोर से, तो इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे ना वो ऐसे चिटकेंगे, ऐसे पार्टिकल्स यहाँ पे चिटकेंगे। तो अभी आपको क्या मिल जाएगा, पहले तो ये आपको सोल्यूशन मिल रहा था, अभी इस सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से जब आपका हो गया करके, अब आप जैसे इसको रेस्ट पे लाएंगे तो आपके पार्टिकल्स जो है तो यहाँ पे नीचे जमा हो गए रहेंगे, जैसे रेस्ट पे आएगा, क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ पे चिटक गए हैं, है ना, चिटक रहे हैं। जैसे आप देखोगे कोई गाड़ी है और उसका चक्का जो है तो कीचड़ में फंसा हुआ है, तो क्या होगा, अगर आप उसके पीछे खड़े रहोगे तो आप कीचड़ हो जाओगे, क्यों, क्योंकि वो जो कीचड़ है वो चिटकेगा, है ना, वो घूम रहा है, इसकी वजह से वो चिटक के आपके पास आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे ये प्रोसेस है, देखो जब आप इसको घुमाओगे ना तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो चिटक के कहाँ जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, चिटक रहे ना भाई साहब, ठीक है, दे आर गोइंग टूवर्ड्स दिस। सो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स सोल्यूशन से सेपरेट होने लगेंगे। जब इसको स्टैंड मोड पे लाओगे आप तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑलरेडी सेपरेटेड आउट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। आपके वॉशिंग मशीन में भी लगभग यही चीज होती है। वॉशिंग मशीन में भाई साहब क्या है, कपड़े हैं,
ठीक है। ये भाई साहब कपड़े हैं, कपड़ों में भाई साहब गंदगी है, ठीक है। जब ये कपड़ा बहुत जोर से घूम रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चिटकेगा और पानी के साथ बाहर आ जाएगा, पानी के साथ बाहर आ जाएगा। ये टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है। ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, ठीक है। जहां पे आपके पार्टिकल्स जो हैं वो इनसोल्यूबल हैं, लेकिन वो इस कदर सोल्यूशन के साथ बने हुए हैं कि उसको फिजिकल मीन से आप सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हैं। जोर से प्रेशर में घुमाएंगे तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, मतलब आपके जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड है, सोल्यूशन में ही है, सॉल्वेंट में, ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूग। तो ये हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूग में हम इसको रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? लिख लीजिए इसको भाई साहब, फटाक से लिख लीजिए। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन भाई साहब होता क्या है, इज अ मेथड ऑफ फॉर सेपरेटिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ, लिख लिया भाई साहब। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स है भाई साहब। इन आपको लगेगा कि भाई ये तो सोल्यूशन है, लेकिन एक्चुअली में ये सस्पेंडेड है, ठीक है। मतलब जैसे मिल्क से जब आप बटर को सेपरेट करते हैं, मिल्क इज सस्पेंडेड कोलोडियल सोल्यूशन है। मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में सस्पेंडेड है। आपको लग रहा है कि भाई साहब ये तो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, लेकिन इस तरीके के मिक्सचर्स को हम ऐसे सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अ रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट exerts a force away from the center of rotation called centrifugal force। इससे भाई साहब सेंट्रीफ्यूगल। डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम। तो इसमें होता क्या है, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, भारी वाले पार्टिकल्स होते हैं, दे आर फोर्स टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। जब आप बहुत जोर से घुमाते हैं किसी चीज को तो डेंसर पार्टिकल्स भाई साहब बॉटम में आ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से, सेंट्रीफ्यूग होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। स्पन मतलब जोर से घुमाना, ठीक है। जब आप इसको बहुत जोर से घुमा रहे हैं तो डेंसर पार्टिकल्स भाई साहब नीचे की तरफ आ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं। अभी यूजेस क्या है देखो, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। जैसे मैंने आपको बताया भाई साहब बटर, ठीक है, बटर मतलब क्रीम हो गया, तो इसको भाई साहब ऐसे गांव खेड़े में ऐसे किया जाता है। देखो इसमें होता है क्या, ये जो मिल्क होता है इसमें जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो भाई साहब सेपरेट आउट होने लगते हैं और वही डेंसर पार्टिकल्स आगे चल के क्या बनते हैं भाई साहब, क्रीम या मक्खन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, दिस इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल मेथड, अ ट्रेडिशनल सेंट्रीफ्यूगल वे ऑफ सेपरेटिंग मिल्क, सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। क्लियर है? ये ट्रेडिशनल तरीका है। ओके, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे क्या होता है। अभी इसी को हम मैकेनाइज तरीके से कैसे करते हैं, देखो ऐसे टेस्ट ट्यूब्स हैं यहाँ पे, ये बड़े बड़े टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, और इसमें मिल्क है, ठीक है, ये सब में मिल्क है। अभी इसको भट्ट से घुमाएंगे जोर से, मशीन से ये घूमेगा। जैसे ये घूमेगा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये बिफोर था मतलब मिल्क था, अभी मिल्क में से क्रीम ऊपर तक आ जाएगा और मिल्क भाई साहब, मिल्क के पार्टिकल्स नीचे रह जाएंगे। समझ में आ रहा है? जब इसको जोर से घुमाएंगे अपन तो ये क्रीम जो है वो ऊपर रह जाएगा और मिल्क के पार्टिकल्स जो हेवियर हैं वो नीचे रह जाएंगे, ठीक है। सो मिल्क पार्टिकल्स आर हेवियर एंड व्हेन इट इज स्पन द मिल्क पार्टिकल्स रिमेन इन द बॉटम व्हाइल द क्रीम एक्चुअली सेटल्स ऑन द टॉप। और इसी क्रीम से आप घी मक्खन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। दैट इज द, तो ये जो पहले अपन ने देखा वो ट्रेडिशनल प्रोसेस था, ये आपका मैकेनाइज्ड प्रोसेस है, मशीन से हो रहा है, ठीक है। पहले वाला तो था वो तो भाई साहब हम गांव खेड़े में करते हैं और ये आपका मशीन से होता है। इसके अंदर पूरा मिल्क भरा रहता है और जोर से इसको घुमाया जाता है, ठीक है। ओके, ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन। आपका जब ब्लड सैंपल लिया जाता है, देखो ब्लड किन चीजों से बना हुआ है, ठीक है। ब्लड, आपके ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, तो ब्लड हमारा बना होता है प्लाज्मा से, प्लाज्मा, देन वी हैव आरबीसी, देन वी हैव प्लेटलेट्स, ठीक है, देन वी हैव डब्ल्यूबीसी। और इन चारों के अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। हमारे ब्लड में इन चारों के अलग अलग फंक्शंस हैं। प्लाज्मा भाई साहब जो लिक्विड पोर्शन होता है, आरबीसी हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स अगर कभी आपका कट जाए तो खून रुकता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से है। डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारा फाइटिंग मैकेनिज्म है। अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी उसके साथ फाइट करता है, ठीक है। हम बायो नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। जब आपका कोई डिजीज का डायग्नोसिस किया जाता है तो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है
और उस ब्लड सैंपल का प्रॉपर स्टडी के लिए आपको ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे? ये ब्लड सैंपल लिया गया है देखो, और इस चीज को जोर से घुमाया जाएगा, जर्र ये घूमेगा, और जैसे ये घूमेगा तो कंपोनेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे। देखो प्लाज्मा सेपरेट आउट हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स, ये चारों भी कंपोनेंट्स आपके सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन का है, ठीक है। सो इन द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन द ब्लड सैंपल विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट इज एक्चुअली पुट इनटू दीज टेस्ट ट्यूब्स and these are made to rotate at a high speed. When they are made to rotate at a high speed, due to the process of centrifugation, there is a different level of settling of the components. So the platelets, the red blood cells, the white blood cells and the plasma, which are components of the blood, separate out, ठीक है, and hence you can collect the samples and study them further. क्योंकि मिक्सचर के कंपाउंड को स्टडी करना मतलब वहां पे सब कुछ है एक साथ, तो अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग स्टडी, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई साहब प्रॉब्लम किधर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मलेरिया होता है तो आपका WBC काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक पैरासाइट आया है, तो बॉडी का फाइटिंग मैकेनिज्म बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपका भाई साहब WBC काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर डेंगू हुआ है तो आपके प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाएगा। तो डॉक्टर इन चीज़ों को देख कर बोलता है कि भाई साहब इनको ये हुआ है, और फिर इलाज होता है। पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, डॉक्टर भाई साहब सिम्टम्स देखता है और एक आपको प्रिस्क्राइब कर देता है। लेकिन अगर आप उसमें डॉक्टर बोलता है देखो 2-3 दिन रात के बाद दिखाइए, इसका मतलब क्या है कि 2-3 दिन में अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो देन डेफिनेटली वी नीड टू टेस्ट फॉर ब्लड, ठीक है। ब्लड टेस्टिंग होगी आपकी, और इस ब्लड टेस्टिंग में बाकायदा पूरे प्रॉपर तरीके से पकड़ा जाएगा कि कौन सी बीमारी आपको हुई है, ठीक है। सो ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। Are we clear? So by the process of centrifugation, we happen to separate the components of blood and study them separately so that the proper medicine can be prescribed. ठीक है? Clear है भाई साहब? Okay, okay, okay. जैसे to dry clothes in washing machine by squeezing out water from wet clothes. ठीक है? तो आप देखो भाई साहब, आप आज की तारीख में वॉशिंग मशीन जो है अभी बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होती है। क्यों? वॉशिंग मशीन बारिश के टाइम पे ज्यादा इसलिए यूज होती है क्योंकि वॉशिंग मशीन से कपड़े ड्राई होकर निकलते हैं। आप उसको हाथ से निचोड़ोगे और मशीन से निचोड़ा हुआ कपड़ा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप देखना कभी भी आप हाथ से निचोड़ोगे ना, उतना ज्यादा उसमें फिर भी पानी रह जाएगा, लेकिन जब मशीन से आप निचोड़ कर डालते हो, कभी घर का कामकाज करते हो क्या? झूठ बोल रहे, क्या करता है घर का कामकाज? डालता है तू? चल झूठ बोल रहा है। और कोई? ये तो भाई साहब मतलब पानी भी पीता रहेगा, मम्मी पानी ला कर दो, है ना, इस शक्ल में लिखा है भाई साहब, 1 नंबर कालसी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि कपड़ा आप जब सुखाने देते हो ना, हाथ से कपड़ा धोया है आपने, उसको निचोड़ के अगर आप सुखाने देखो, टप 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 पानी गिरता रहता है। वॉशिंग मशीन से निचोड़ा हुआ कपड़ा अगर आप सुखाने दे रहे हो, ड्राई किया हुआ कपड़ा, तो उसमें से पानी नहीं गिरता है, ठीक है। वाई? बिकॉज वॉशिंग मशीन इज मोर इफेक्टिव इन पुलिंग आउट द वाटर बाई स्क्वीजिंग। यहाँ पे मशीन के स्क्वीज आउट हो रहा है, ठीक है, ओके। So that is how it is to dry clothes in washing machine by squeezing out water from wet clothes, ठीक है। Evaporation and distillation, अभी आपने देखा यहाँ पे हमने कौन सा प्रोसेस देखा भाई साहब टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड? कौन सा प्रोसेस था? सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन होता क्या है? लिक्विड कंपोनेंट इवेपोरेट हो जाए और सॉलिड बच जाए। आपके फूड का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट इस प्रोसेस से आता है, बताइए कौन सा है? हाँ नहीं, सॉल्ट, नमक जो आप खाते हैं वो इसी प्रोसेस से आता है, ठीक है। सी वाटर इवेपोरेट करता है और नमक रह जाता है, उसको फिर प्योरीफाई करके पैकेटों में भर के बेचा जाता है, ठीक है। आपने कभी खाड़ी एरिया के जो वाशी के आगे जाओगे आपको दिखेगा भाई साहब ऐसे सॉल्ट पैन्स बने रहते हैं। मतलब कैसा होता है, देखो ये समुद्र का पानी है, इसमें मतलब ज्वार भाटा होता रहता है ना, मतलब हाई टाइड लो टाइड होता रहता है, तो ऐसा भाई साहब ऐसे ऐसे खेत बने हुए हैं। These are basically salt fields, ठीक है। तो ये पानी इधर आता है जब हाई टाइड होता है और लो टाइड में पानी रिसीड कर जाता है, लेकिन यहाँ पे पानी जा नहीं पाता है, अटक जाता है, ऐसे चैनल्स बने हुए हैं। ये जो पानी अटक गया, अभी ये पानी इवेपोरेट होता रहेगा और सॉल्ट हमको मिलता रहेगा। दैट्स हाउ वी बेसिकली प्रिपेयर सॉल्ट, अ वेरी इजी मेथड टू प्रिपेयर सॉल्ट, ठीक है। ओके, इवेपोरेशन, अ सॉलिड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट मतलब जो गैस में कन्वर्ट नहीं होता है, ऐसा एक सॉलिड जो गैस में कन्वर्ट नहीं होता है। नॉन वोलाटाइल मतलब सबलाइम नहीं होगा, दिस इज नॉट अ सबलाइम सॉलिड, ठीक है। ऑफ द मिक्सचर इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लिक्विड कंपोनेंट
बाय अलाउइंग द लिक्विड कंपोनेंट टू वेपराइज कंप्लीटली। तो अगर हमने लिक्विड कंपोनेंट को पूरा पूरा वेपराइज होने दिया तो सॉलिड बच जाएगा। जैसे अगर आपने शुगर और वाटर ले लिया या सॉल्ट और वाटर ले लिया, तो इसमें से अगर आपने वाटर को इवेपोरेट करने दिया तो जो बचेगा वो होगा शुगर या सॉल्ट। ठीक है, चलिए फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब इसको। यस सर, बोलो। हाँ, ओके ओके ओके। अ सॉलिड नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड ऑफ मिक्सचर सेपरेट फ्रॉम इट्स मिक्स। ओके, चलिए भाई साहब। ओके, टेक अ बीकर फिल्ड विथ वाटर इन इट। आपने भाई साहब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को डाल दिया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ओके, और उसको स्टर कर दिया। फिर आपने इसको भाई साहब रखा, इसको इवेपोरेट होने दिया, तो रेसिड्यू में क्या बच जाएगा? सोडियम क्लोराइड। यही प्रोसेस से नमक आप तक पहुंचता है। ठीक है, ओके। क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन टू ड्राइनेस। ठीक है, सम सॉलिड्स लाइक शुगर डिकम्पोज और गेट चार्ड ऑन हीटिंग ड्यू टू ड्राइनेस ड्यू टू इवेपोरेशन। कभी कभी भाई साहब आप शुगर को, अगर देखो इस प्रोसेस से अपन शुगर को ऑब्टेन नहीं कर सकते, होगा शुगर मिलेगा हमको, लेकिन ये जला हुआ शुगर मिलेगा अपने को। ठीक है, समझ लो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने भाई साहब वाटर में शुगर डाला और इस शुगर को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। आपने भाई साहब इसको हीट किया, ये इवेपोरेट हुआ, तो यहाँ पे शुगर तो बचेगा, लेकिन ये शुगर जल चुका होगा, काला रंग का शुगर बचेगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं? द प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करेंगे? आपने देखा कि भाई साहब आपका कोई सॉलिड है, सॉलिड को आपने लिक्विड में अगर डिसॉल्व किया है तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस, हाउएवर विद डिक्रीज इन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो मतलब ये सॉलिड क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट हो जाएगा। बड़ी हंसी आ रही है, पता नहीं किस बात पे। तो यहाँ पे सॉलिड आपका सेपरेट आउट हो जाएगा। बाई कूलिंग द सॉलिड इज गोइंग टू सेपरेट आउट। क्लियर है? आर वी क्लियर? तो कभी कभी हमको अगर चीजें सही तरीके से, तो यहाँ पे अगर हमने शुगर को सेपरेट आउट किया बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वी कैन अवॉइड इट्स बर्निंग। तो आपका शुगर केन जूस से जो शुगर बनता है वो इस प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से बनता है। द शुगर केन जूस विच इज, शुगर केन जूस से हम शुगर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दिस हैपेंस बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, so what happens? The soluble impurities do not get removed in the process of evaporation, but such impurities get removed in the process of crystallization.
ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इसको लिख लीजिए, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। डन, ओके। तो अपन बात करेंगे भाई साहब डिस्टिलेशन की, ठीक है। सॉल्युबल सॉलिड कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ अ मिक्सचर इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट बाय इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट एंड फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स ऑब्टेन, ठीक है। तो जितने भी आपके सॉल्युबल सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है, सॉल्युबल सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हम इसको भाई साहब सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है, ऑफ लिक्विड कंपोनेंट एंड फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपर्स ऑब्टेन। मतलब कैसा है देखो, समझ लो, यहाँ पे आप एक ये सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है, इसको आपने हीट किया और इसको आपने हीट किया, इसको आपने हीट किया भाई साहब, तो ये आपका कंडेंसर है, ठीक है, इसमें से गया ये लिक्विड कलेक्ट हुआ, ठीक है, इसको आपने हीट किया, हीट किया तो क्या हुआ भाई साहब, जो प्योर लिक्विड वेपर्स है इसमें से जाते हैं, यहाँ पे ये कूल डाउन हो जाते हैं, यहाँ पे आपको प्योर लिक्विड, जैसे समझ लो यहाँ पे आपका लेट्स से वाटर है प्लस इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, वाटर है प्लस इम्प्योरिटीज है, आपने इसको हीट किया तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट होकर किससे पास करेगा, स्टीम पास कर रहा है बेसिकली, ये स्टीम क्या हो जाएगा, यहाँ से कूल हो जाएगा, दिस इज बेसिकली अ कंडेंसर, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसर। तो ये कूल होकर भाई साहब ये जो वाटर यहाँ पे कलेक्ट होगा ये प्योर होगा, दिस वाटर विल बी प्योर, ठीक है, क्लियर है। सो दैट इज बेसिकली अ कंडेंसर। So soluble solid constituents of a mixture is separated from its liquid constituent by evaporation of liquid component followed by condensation of the vapors obtained। तो evaporation पहले करवाया हमने, फिर उस वेपर्स को हमने किसमें से पास किया, एक कंडेंसर से, कंडेंसर क्या कर देगा, उसको कूल कर देगा, तो कंडेंसेशन से फिर हमको लिक्विड मिल जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। इसको लिख लीजिए भाई साहब, डिस्टिलेशन क्या है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन।
डन डन डन। ओके, यहाँ पे भाई साहब आपका एक थर्मोमीटर है, आपने यहाँ पे क्या किया है, वाटर कंडेंसर है। वाटर एक्चुअली वाटर कंडेंसर में कैसा होता है, पानी आता रहता है। अभी देखो जब यहाँ से वेपर्स पास हो रहे हैं ना, यहाँ से गर्म वेपर्स पास हो रहे हैं, तो ये पानी क्या करेगा, इसकी गर्मी ले लेगा, ये गर्म हो जाएगा, तो यहाँ से वाटर इन हो रहा है, वाटर आउट, वाटर इन वाटर आउट, तो इसको अपन वाटर कंडेंसर बोलते हैं। तो हमेशा यहाँ पे ठंडा पानी ही रहता है, ठीक है। ओके, अभी समझ लो भाई साहब, कंडेंसर इज अ वाइट ग्लास ट्यूब वेयर द आउटर इज प्रोवाइडेड विद एन इनलेट एंड द आउटलेट फॉर कोल्ड वाटर सर्कुलेशन। तो एक इनलेट है और आउटलेट है कोल्ड वाटर सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। ओके, तो इसको अपन कंडेंसर बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब वाटर, ठीक है। ओके, इस वाटर को ऐड इम्प्योर वाटर टू डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो इम्प्योर वाटर ऐड किया अपन ने, वाटर इन रिसीवियर फ्लास्क, द फ्लास्क इज केयरफुली हीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे द कंडेंस्ड प्योर वाटर इज कलेक्टेड इन द रिसीवर फ्लास्क। तो इस रिसीवर फ्लास्क में आपका कंडेंस्ड प्योर वाटर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द वाटर इवेपोरेट्स एंड वाटर वेपर कंडेंसेस इन द कंडेंसर। तो ये वाटर इवेपोरेट होकर वाटर वेपर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, सॉलिड इंप्योरिटीज इन वाटर रिमेन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो सॉलिड इंप्योरिटीज हैं वो यहाँ पे रह जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वाटर इवेपोरेट हो रहा है, देखो वाटर इवेपोरेट होकर इसमें से पास करेगा, ठंडा होकर फिर यहाँ पे प्रोसेस होगा, तो ये सॉलिड इंप्योरिटीज यहाँ पे रह जाएंगे। सॉलिड इंप्योरिटीज विल रिमेन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। दिस इज बेसिकली प्योर वाटर, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन, ठीक है। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन, ठीक है। सेपरेटिंग फनल, भाई साहब यहाँ पे देखो सेपरेटिंग फनल एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। अभी अब तक आप जो पढ़ रहे थे वो था आपका सॉलिड और लिक्विड, अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो लिक्विड और लिक्विड का है, ठीक है। तो इसको बात करते हैं हम इमिसिबल लिक्विड, जो मिक्स नहीं होते हैं, लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। एक एग्जांपल दीजिए, ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होगा, ठीक है। ओके, एक जैसे आपका एक बहुत कॉमन सा फिनोमेना, अभी गर्मी का मौसम है और आपको पसीने आते हैं, है ना। सर्दियों के मौसम में आपकी त्वचा रूखी हो जाती है, वो बोलते हैं ना पॉन्ड्स क्रीम लगाइए त्वचा रूखी हो गई है, ठीक है। लेकिन ये त्वचा रूखी क्यों हो जाती है, वाई डज दिस हैपन? तो एक बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है, आपके स्किन में होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। ये सेबेशियस ग्लैंड्स बेसिकली क्या करते हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं। देखिए हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, हमारे स्किन में भाई साहब पोर्स होते हैं, और इन पोर्स से वाटर इवेपोरेट करता है भाई साहब, इन पोर्स से वाटर इवेपोरेट करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पोर्स है इसमें से वाटर इवेपोरेट, अभी गर्मी का मौसम है, ज्यादा वाटर अगर इवेपोरेट कर जाता है तो अपने को क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है। हमारे अंदर वाटर को रिटेन करने का बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। अगर हमारा वाटर ऐसे इवेपोरेट करने लगा तो हम डिहाइड्रेट होकर कोलैप्स हो सकते हैं। इसीलिए स्किन में क्या होता है, स्किन ऑटोमेटिकली आपका क्या जनरेट करता है, ऑयल। अभी ऑयल और वाटर के मिक्सचर में अगर आप ऑयल और वाटर लेंगे तो आपको देखो ऑयल ऊपर सतह पे दिखेगा और ये वाटर दिखेगा, दिस विल बी बेसिकली ऑयल एंड दिस विल बी वाटर, ऐसा आपको दिखेगा ऑयल और वाटर के मिक्सचर में, ठीक है। तो जब आपका स्किन ऐसा ऑयल जनरेट कर रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑयल टॉप लेयर पे आ जाएगा, तो आपके स्किन के ऊपर ऑयल है, ये क्या करेगा, वाटर को इवेपोरेट होने नहीं देगा, इट विल नॉट अलाउ द वाटर टू इवेपोरेट, ताकि आपका कम से कम हाइट लॉस हो, ठीक है, वाटर का। जब सर्दियां आती हैं तो उतना ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होता है, तो स्किन के जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देते हैं, वो ऑयल क्यों सिक्रीट करें, अभी तो वाटर ज्यादा इवेपोरेट होगा नहीं, सो दे विल बेसिकली स्टॉप देयर फंक्शनैलिटी, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी ड्राइनेस इन योर स्किन विल नॉट दैट बी ऑयली, योर स्किन विल बी ऑयली ड्यूरिंग समर सीजन्स because your sebaceous glands in the skin is producing oil in order to ensure that oil is at the top layer, क्योंकि ऑयल और वाटर के मिक्सचर में ऑयल टॉप लेयर में रहेगा, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ताकि आपके शरीर से ज्यादा पानी का लॉस ना हो। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन व्हेन द इवेपोरेशन इज नॉट दैट मच, तो आपका क्या हो जाएगा, सेबेशियस ग्लैंड्स ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेंगे, दे विल कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, सो ऑब्वियसली योर स्किन विल नॉट बी ऑयली एंड इट विल बिकम ड्राई। ये एक नेचुरल रीजन है, ये आपका स्किन का ड्राइनेस एक नेचुरल रीजन है, आपके बॉडी को ये स्टिमुलस है, बॉडी का, बॉडी के एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से बॉडी का स्टिमुलस होता है, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब समझ लो यहाँ पे, तो ये आपका क्या है भाई साहब, यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो आप क्या करते हैं, किसी इमिसिबल लिक्विड को आपने इसमें डाला, तो समझ लो ये एक लेयर है
और भाई साहब ये दूसरा लेयर है, ठीक है, और लेट से ये भाई साहब तीसरा लेयर, तीन इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है। अभी इस टैप को खोलोगे, टैप खोलते 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 यहाँ तक आएगा, फट से बंद कर दोगे तो नीला वाला लिक्विड आपने सेपरेट कर लिया। अभी टैप को फिर से खोलोगे तो ग्रीन वाले लिक्विड को आपने सेपरेट बीकर में कर लिया, फिर रेड वाले लिक्विड को आपने सेपरेट बीकर में कर लिया, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल डू इट, ठीक है, यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर को आप यूज कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म भाई साहब पॉइजनस होता है, ये एनेस्थीसिया होता है, मतलब अगर आप क्लोरोफॉर्म को सूंघेंगे तो बेहोश हो सकते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में ऑपरेशंस में क्लोरोफॉर्म यूज होता था, अभी नहीं होता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर, ठीक है, ये आपके इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इनको हम सेपरेटिंग फनल को यूज करते हुए सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो दीज मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। मिसिबल लिक्विड्स में क्या क्या हो जाएंगे, लिक्विड्स विच मिक्स विथ ईच अदर, पूरा पूरा घुल जाते हैं, ठीक है, पूरा पूरा घुल जाते हैं। जैसे आपका भाई साहब इसको किस प्रोसेस से सेपरेट आउट करते हैं, डिस्टिलेशन, एसीटोन एंड वाटर, ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। सो डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, जो एक साथ मिल घुल जाते हैं, दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप देखोगे अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आपने भाई साहब एक फनल में अल्कोहल प्लस वाटर के मिक्सचर को हीट करना चालू किया और इसको भाई साहब आपने क्या किया, ऐसे ही कंडेंसर से पास आउट कर दिया। दिस इज बेसिकली अ कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर मतलब जो कूलर है। तो इसमें भाई साहब पहले क्या बॉयल हो जाएगा, बोलो, पहले अल्कोहल बॉयल हो जाएगा, तो आप अल्कोहल को पहले सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, लिखना है। इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज which can be separated by immiscible liquids do not mix with each other। immiscible liquids मतलब liquids which do not mix with each other, liquids which do not mix with each other। immiscible liquids are liquids which do not mix with each other, they can be separated by using a separating funnel। तो एग्जांपल्स यहां पे क्या क्या हो जाएंगे, ऑयल एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर। Chloroform and water, kerosene and water, miscible liquids, liquids which mix with each other, liquids which mix with each other, liquids which mix with each other, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, डिस्टिलेशन। एसीटोन एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर। Distillation is used for the separation of miscible liquids that boil without decomposition and having sufficient difference in their boiling points। हो गया डन, जल्दी 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 फटाफट फटाफट।
ठीक है, ओके। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भाई साहब क्या होता है, देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक तो होता है आपका डिस्टिलेशन और एक होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें ना बहुत बड़ा एक कॉलम रहता है, देखो ऐसा, ठीक है, देयर इज अ ह्यूज कॉलम, और अलग अलग टेम्परेचर्स पे ये कॉलम मेंटेन रहते हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स पे, ठीक है। ऑल ऑफ देम विल हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, यहाँ पे कुछ सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे कुछ सेपरेट हो रहा है, यहाँ पे कुछ सेपरेट हो रहा है, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से लिक्विड सेपरेट होते रहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल होता है हमारा, क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज से निकल जाता है, सऊदी अरेबिया हो गया, मस्कट हो गया, ये सब जगह से। इस क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है, देखो पेट्रोल, ठीक है, इसी क्रूड ऑयल से बनेगा आपका डीजल, ठीक है, इसी क्रूड ऑयल से बनेगा आपका केरोसिन, ठीक है, इसी क्रूड ऑयल से बनेगा आपका पैराफिन वैक्स, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और इन सब के ऑल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, इन सब का भाई साहब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे ऑल विल हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो लेट्स लुक एट इट पीपल, यहाँ पे आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। Fractional distillation is used for the separation of miscible liquids for which the difference in their boiling point is less than 25 Kelvin। ये आपका K है, मतलब केल्विन, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका केल्विन। चलिए भाई साहब इसको लिख लीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज होता है, सेपरेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, ये एग्जांपल हो गया, एयर के कंपोनेंट्स में से अगर हमको नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह निकालना है तो लिक्विफाइड एयर, क्या कर रहा है तू तब से, सेपरेशन ऑफ, बिल्कुल आलसी इंसान है, सेपरेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, दैट इज वन, ठीक है, लिक्विफाइड एयर का सेपरेशन, एंड सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो जो आपके पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपको वही बताया मैंने, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ऑल दीज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है भाई साहब, इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स का सेपरेशन है, ठीक है, मतलब जो मिक्स होते हैं, for which the difference in their boiling points is less than 25 K, यहाँ पे difference of boiling points is less than 25 K। डन हो गया भाई साहब, लिखिए बाबू तू लिख भी रहा है कि नहीं, ओके। सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, अगर इमिसिबल लिक्विड्स है तो अपन क्या यूज कर रहे हैं, सेपरेटिंग फनेल, फॉर सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड्स वी आर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनेल, ठीक से बैठिए, दैट्स नॉट द वे टू सिट, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे सेपरेटिंग फनेल हो गया, ये आपका स्टॉप कॉक हो गया, ठीक है, दिस इज बेसिकली स्टॉप कॉक। सो लेट्स से वी आर पोरिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यहाँ पे ऑयल एंड वाटर है, ठीक है, ऑयल एंड वाटर है। सो ऑब्वियसली बात है कि ऑयल जो है लो डेंसिटी लिक्विड, ऑयल फॉर्म्स द अपर लेयर, और वाटर जो है तो हाइयर डेंसिटी का है, वो लोअर लेयर फॉर्म करेगा। तो आप इस टैप को तब तक खोलेंगे जब तक ये लेयर यहां तक ना आ जाए, ठीक है, जैसे ये लेयर यहां तक आ जाएगा आप इसको बंद कर देंगे, तो नाउ ऑयल एंड वाटर आर सेपरेटेड, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स। तो यू आर बेसिकली ऑयल है और ये वाटर है, हाई डेंसिटी लिक्विड विल रिमेन द लोअर लेयर, जो भी लिक्विड आपका हाई डेंसिटी का होगा वो लोअर लेयर ऑक्यूपाई करेगा, और जो भी लिक्विड आपका लोअर डेंसिटी का होगा वो अपर लेयर ऑक्यूपाई करेगा। यू हैव ओपन द टैप, ठीक है, यू हैव ओपन द टैप, सो व्हाट विल हैपन ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक, पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर, पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर। तो भाई साहब आपका ये लोअर लेयर आपका चला गया, नाउ ऑल दैट रिमेन्स इन द फनल इज ऑयल, ठीक है। सो वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो गया, आपने स्टॉप कॉक को बंद कर दिया, जैसे उस लेवल पे आ गया आपने स्टॉप कॉक को बंद कर दिया, तो ऑल दैट रिमेन्स इन द फनल इज ऑयल एंड ऑल दैट इज कलेक्टेड इन द बीकर, ठीक है, बिलो इज वाटर। बताइए कब आप स्थिर हो जाएंगे थोड़ा सा, ओके। एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, आयरन ओर फ्रॉम गैंग, ठीक है, ये आपका बेसिकली आयरन ओर फ्रॉम गैंग मतलब क्या होता है, जब हम जमीन से आयरन ओर को निकालते हैं बहुत सारी इंप्योरिटीज रहती है, तो उसको हम बोलते हैं गैंग, ठीक है। तो अपन ने भाई साहब यहाँ पे क्या किया, देखो इस तरीके का सेपरेशन है, ये जो आयरन ओर है इसको अपन इधर डालते हैं, और यहाँ पे क्या है देखो मैग्नेटिक है, ये ऐसा मैग्नेट ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज ये आयरन ओर यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, और ये सारे पार्टिकल्स इसमें जा रहे हैं, देखो ये सारे पार्टिकल्स जो है इसमें जा रहे हैं, ये आपका आयरन ओर है, टुकड़े हैं भाई साहब, आयरन ओर के टुकड़े को हमने इसमें डाल दिया, ये भाई साहब ऐसे जाएगा, यहाँ पे आपने मैग्नेट रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दूसरे पार्टिकल्स है वो इधर गिरेंगे
और जो आयरन ओर है वो इधर गिरेगा, क्योंकि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? आपने आयरन ओर के पार्टिकल जिसमें डाल दिए, ये भाई साहब कन्वेयर बेल्ट है, जैसे आटे की चक्की होती है ना, ऐसे जाता रहता है, तो ये कन्वेयर बेल्ट है, ये ऐसा चलता रहेगा। इस बेल्ट में ये ओर गिरा, ये ओर में से जो इंप्योरिटीज है वो इधर गिरेंगी, और यहां पे अपन मैग्नेट रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट टक से इधर आयरन ओर को अट्रैक्ट करेगा, आयरन इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाट वी डू बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, इंडस्ट्रियल सेपरेशन ऑफ आयरन ओर फ्रॉम गैंग। तो यहाँ पे भाई साहब देखो, इधर क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील है। आपने भाई साहब यहाँ पे क्या डाला हुआ है, गैंग। ठीक है, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, द पल्वराइज्ड मिक्सचर और एडेड थ्रू हुड इनटू द कन्वेयर बेल्ट। तो ये आपका कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है, ये पल्वराइज मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए इस मिक्सचर के, आयरन ओर के टुकड़े टुकड़े कर दिया हमने, इसको अपन ने इसमें डाला है, ये गया इसके अंदर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील। द सॉलिड कंपोनेंट्स पास ओवर द मैग्नेटिक व्हील। तो सॉलिड कंपोनेंट्स किसके ऊपर पास हो रहे हैं भाई साहब, मैग्नेटिक व्हील के ऊपर। नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स इधर कवर होंगे, और मैग्नेटिक देखो ये कन्वेयर बेल्ट है, इसको समझो। ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट है, इसमें भाई साहब पल्वराइज्ड ओर आ रहा है ना, ये जा रहा है आगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मुझे बताओ कौन ज्यादा देर तक इसके साथ चिपका रहेगा, आयरन। इंप्योरिटीज इसके साथ चिपकेंगे ही नहीं, क्योंकि इंप्योरिटीज मैग्नेटाइज नहीं है, तो इंप्योरिटीज मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं है, जैसे ये यहां पे आएंगे टप से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन आयरन जो है वो इसके साथ भाई साहब चिपका रहेगा, यहां तक चिपका ही रहेगा, फिर जाके नीचे गिरेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील्स। So pulverized iron is basically made to fall into the funnel, and from this funnel the pulverized iron ore is made to pass through a conveyor belt which is operated through an electromagnet. ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इस आयरन ओर में जो आयरन रहेगा वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, तो वो यहाँ पे लैंड करेगा, और जो इंप्योरिटीज हैं वो तो चिपके नहीं रहेंगे, वो यहाँ पे गिरेंगे भाई साहब। ठीक है, सो इंप्योरिटीज और आयरन का इस तरह से सेपरेशन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, सो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स गेट कलेक्टेड हियर, एंड मैग्नेटिक पार्टिकल्स व्हिच इज बेसिकली आयरन गेट कलेक्टेड हियर। ठीक है, सो द मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक व्हील एंड फॉल सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। और यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल्स कुछ नहीं है, आयरन ही है। ठीक है, इट इज बेसिकली आयरन। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रोमोटोग्राफी। क्रोमोटोग्राफी बेसिकली क्या होती है भाई साहब, व्हाट इज क्रोमोटोग्राफी? क्रोमोटोग्राफी में ये स्पॉट होता है। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, टिश्यू पेपर या फिल्टर पेपर आपने ले लिया। ठीक है, ओके, इसमें अपन ने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट विद अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। तो आपने यहाँ पे एक लाइन खींचा 3 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर नीचे, ओके, लोअर एज से आपने ड्रॉ किया। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर सोल्यूबल इंक फ्रॉम अ स्केच पेन ऑन द सेंटर ऑफ द लाइन। तो आपने भाई साहब एक स्केच पेन से यहाँ पे सेंटर ऑफ द, इस लाइन के सेंटर पे आपने इंक, तो इंक फैलेगा, देखो है ना, टिश्यू पेपर पे या फिल्टर पेपर पे अगर इंक डालोगे तो ये फैलेगा। ये जो है 3 सेंटीमीटर नीचे से आप ले रहे। ठीक है, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार कंटेनिंग वाटर। अभी आप भाई साहब इसमें वाटर जार में इसको डाल रहे हैं, सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। तो आप वाटर लेवल के इसको जो है तो इंक को इस वाटर लेवल के ऊपर रख रहे हो। ये जो फिल्टर पेपर है इसको आप एक पानी के जार में डाल रहे हो, लेकिन इस लेवल को, ये जो इंक है इसको पानी के लेवल के ऊपर रख रहे हो। ठीक है, ओके, सो व्हाट यू डू इज बेसिकली आपने यहाँ पे एक वाटर जार लिया हुआ है। ठीक है, और आपने क्या किया हुआ है, ये देखो वाटर के लेवल के ऊपर है ये इंक। ये इंक ने आपने 3 सेंटीमीटर नीचे से लिया हुआ है, इसको हैंग किया हुआ है, आपने पेंसिल से हैंग किया हुआ है, और इसको, इस पर्टिकुलर इंक स्पॉट को आपने क्या रखा है, वाटर लेवल के ऊपर रखा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द चेंजेस दैट यू विल ऑब्जर्व। तो अभी होगा क्या, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर फ्लोज ओवर द स्पॉट एंड कैरीज द कंपोनेंट्स ऑफ द इंक टू डिस्टेंसेस अलोंग द पेपर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटीज। अभी क्या होगा, ये वाटर टिश्यू पेपर में या फिल्टर पेपर में डिसॉल्व होगा, तो ये ऊपर चढ़ेगा, और ये साथ ही साथ इस इंक के स्पॉट को भी ऊपर लेता हुआ जाएगा। ठीक है, इट विल बेसिकली कैरी द इंक स्पॉट अपर। ठीक है, ये ऊपर लेता हुआ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज नाउ द इंक स्पॉट बेसिकली गोज अप 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 अप, ऐसा जाता जाएगा देखो, और ये बढ़ता भी जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा ना भाई साहब, ये बढ़ता जाएगा, देखो ऐसे ऊपर चला जाएगा। सेपरेट कंपोनेंट्स, आप देखोगे इंक के कंपोनेंट्स सेपरेट आउट हो गए हैं। ठीक है, इंक जो था टिन्नू सा यहाँ पे
वाटर ने इसको पुश किया और वाटर इसको हायर लेवल्स पर लेकर जा रहा है, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा वो उतने टॉप पे रहेगा, बाकी सब छूटने लगेंगे। आप ऊपर लेकर जा रहे हो ना, अगेंस्ट ग्रेविटी लेकर जा रहे हो, तो जो हल्का कंपोनेंट होगा, जो वाटर में कम सोल्यूबल होगा वो नीचे रहेगा, और जो ज्यादा सोल्यूबल होगा वो ऊपर तक रहेगा, वो ज्यादा देर तक वाटर के साथ रहेगा। सेम एज मैग्नेटिक सेपरेशन, आपने देखा कि भाई साहब कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो जो चीजें भाई साहब इसमें डिसॉल्व, मतलब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट से इन्फ्लुएंस नहीं, वो यहाँ गिर रही हैं, और जो मैग्नेट से वो ज्यादा देर तक मैग्नेट के साथ चलेंगी। ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके सेपरेट कंपोनेंट्स हो गए। नाउ द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इंक इज ऑब्जर्व्ड बाय कलर्ड स्पॉट्स। तो इंक जो सिर्फ एक ब्लू या ब्लैक कलर का इंक था, उसके इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जो सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सो यहाँ देखो ये आपका इंक है बेसिकली, ठीक है। तो इंक एक्चुअली इतने सारे कंपोनेंट से बना हुआ है, ठीक है। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। क्रोमा इज अ ग्रीक मींस कलर, टू दिस नेम वाज गिवन, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं इसको। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? ब्लैक इंक ले लो, ब्लू इंक ले लो, कोई भी इंक ले लो, एक सिंगल कलर कंपोनेंट से नहीं बना होता है, ठीक है। सो इज द डाई, जो डाई है किसमें, ब्लैक इंक में, क्या वो एक सिंगल कलर से बना हुआ है? सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट मेड ऑफ अ सिंगल कलर। व्हाट इज द रीजन फॉर द राइज ऑफ कलर्ड स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर? A dye is a mixture of two or more colors. The colored component that is more soluble in water rises faster. भाई साहब ग्रेविटी के अगेंस्ट जो जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा, अभी समझो जैसे एक इंक है और समझ लो यहाँ पे आपका रेड और भाई साहब लेट से पिंक और लेट से भाई साहब ऑरेंज, और सबसे ज्यादा सोल्यूबल लेट से रेड है, तो ये फटाफट ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। सो अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर, ये जल्दी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, ओके। और इसी से ये सेपरेट हो जाएगा, ओके। एप्लीकेशंस क्या क्या है देखो, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। अगर डाई है कोई, उसके कलर्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। सो ही जाना तू। टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर्स से, नेचुरल कलर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, जैसे बीट रूट आपका एक नेचुरल कलर है, गाजर का जूस आपका एक नेचुरल कलर है, सो दिस रोज वाटर नेचुरल कलर है, नोट करना है इसको, ठीक है। सो टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। अगर ब्लड में से ड्रग्स, ड्रग्स मतलब नशीली पदार्थ नहीं है, ड्रग्स मतलब यहाँ पे आपके मेडिसिन भी हैं, ठीक है। सो टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, दैट इज एन एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए भाई साहब, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी? एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स एंड टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। सो दीज आर बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। Okay, fractional distillation. Two miscible liquids have close boiling points can be separated using fractional distillation. तो अगर दो miscible liquids है जिनका भाई साहब boiling point बहुत close है, उनको अपन fractional distillation से separate out कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखो यहाँ पे fractional distillation कर रहे हैं, ठीक है। miscible liquids wire gauge, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब it is packed with glass beads to increase the surface area for vapors to cool and condense repeatedly. तो यहाँ पे भाई साहब आप क्या करें, थर्मोमीटर, वाटर कंडेंसर फिर लगा के रखा है आपने, मिसिबल लिक्विड से इसको आप हीट करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज फॉर्म। यहाँ पे भाई साहब अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग टेम्परेचर्स हो जाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड इन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। और भाई साहब ऐसे लिक्विड कलेक्ट होता रहेगा। फर्स्ट फ्रैक्शन जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा, जो सबसे ज्यादा वेपर बनाता रहेगा या सबसे कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग होता रहेगा जिसका, वो पहले आ जाएगा। फर्स्ट फ्रैक्शन दिस विल बी मोर वॉलेटाइल, ये सेपरेट आउट हो गया इसका, ठीक है। ये ग्लास बीड्स हैं, ग्लास के टुकड़े हैं बेसिकली, ठीक है, ओके। फिर भाई साहब दूसरा आएगा, ठीक है। फिर दूसरा कंपोनेंट आएगा दैट इज बेसिकली सेकंड फ्रैक्शन, लेस वॉलेटाइल। हायर बॉइलिंग कंपोनेंट इज वेपराइज्ड एंड कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड एज द सेकंड फ्रैक्शन, ठीक है, जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है। इससे भी ज्यादा जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दैट विल बी कलेक्टेड एज द थर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसी को अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। So higher boiling component is vaporized and condensed and collected as a second fraction. Then इसी तरह से third. तो separation of gases in the air. Air is a homogeneous mixture. Components of air क्या क्या है भाई साहब? अगर आप देखोगे other gases they are to a tune of 0.05%. Nitrogen is to a tune of 78.
आर्गन 0.93, ऑक्सीजन, इस तरह के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो कंप्रेस एंड कूल, एयर को पहले हमने कंप्रेस किया, कूल किया, लिक्विड एयर में कन्वर्ट किया। अभी इसको हम धीरे धीरे थोड़ा सा वार्म करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम वार्म करते जाएंगे, देखो कंपोनेंट्स ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड -57 डिग्री, ऑक्सीजन -183, आर्गन -186, नाइट्रोजन -196 एंड अदर्स। सो दीज आर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, देखो, ठीक है। एयर अंडर प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एयर को डाला गया है अंडर प्रेशर, हॉट एयर निकला गया है, ठीक है। ये भाई साहब आपका वाटर आउट है, इसको कूल कर दिया गया है। एयर इज फिल्टर टू रिमूव डस्ट, देन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव। तो इसमें से वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ने रिमूव किया है बिकॉज दे सॉलिडिफाई एंड चोक द फिल्टरेशन पाइप्स। तो पहले अपन एयर इज फिल्टर्ड इस को लिखे। एक का भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है इस चैप्टर पे। जब मैं इस हफ्ते में टेस्ट दूंगा ना, आई विल सी टू इट। बोलना पड़ता है, लिखो, बोलना पड़ता है, ध्यान दो। सब उबासियां ले रहे हैं यहां बैठ के। जोकर हूं क्या मैं यहां पे? सो एयर इज फिल्टर टू रिमूव डस्ट, देन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव। एयर को अपन फिल्टर कर रहे हैं, इसमें से भाई साहब वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है बिकॉज दे सॉलिडिफाई, ठीक है, एंड चोक द फिल्ट्रेशन पाइप्स। उसके बाद एयर इज कंप्रेस। सेकंड आपका क्या हो जाएगा? एयर को कंप्रेस किया जाता है बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर से एयर को कंप्रेस किया गया है, ठीक है, एयर को कंप्रेस किया गया। उसके बाद क्या किया जाता है भाई साहब? थर्ड आपका हो जाएगा लिक्विड एयर। तो liquid argon present in liquid air has a slightly higher boiling point. So liquid argon boils off next and collected as argon gas in the middle part of the fractional distillating column, ठीक है। फिर आपका liquid oxygen, इस तरह से आपके अलग अलग चीजें सेपरेट आउट हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर। इस पे भाई साहब मैं नोट्स भेजूंगा। आई वांट एवरीवन टू मेक नोट्स। आप लोग बहुत ढीला चल रहे हैं भाई साहब, बहुत ढीला चल रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के फेसेस देखकर मुझे पता चल रहा है कि यू आर हार्डली इंटरेस्ट